हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपने बायो स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि हमारे बी फार्मेसी ए सेमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। अब आई नो कि यहाँ पर देखिए इसकी वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, हमें थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन देखिए आई प्रॉमिस कि ये जो वेट है ये यहाँ पे वर्थ इट होगा। आपको बायो स्टेटिस्टिक्स की इससे सिंपल वीडियोस नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि पिछले 7 दिनों से मैंने इस पूरे सब्जेक्ट को एनालाइज किया है, ठीक है। और आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करी इसको सिंपल से सिंपल बनाने की। देखिए पूरा सब्जेक्ट हमने एनालाइज कर लिया है, ठीक है, लगभग सारी चीज़ें रेडी हैं, बस अब वीडियोज आना बाकी है। बाकी देखिए इसकी जो यूनिट 1 की नोट्स है वो कल या परसों तक, ठीक है, परसों तो 100% तक आपको जो है हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 8 सेमेस्टर का सेक्शन आप स्विच कर लेना, वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देखें तो देखिए हमारे सिलेबस में जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर हमारे यहाँ पे 4 मेजर टॉपिक्स दिए हुए हैं, फिर कह सकते हो 4 मेजर चैप्टर्स दिए हुए हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर आ जाता है, फिर हमारा आ जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। उसके बाद हमारा आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एंड फिर हमारा 4th चैप्टर आ जाता है कोरिलेशन। अब देखिए मैंने सोचा था इसको यहाँ पे 1 शॉट में ही कवर करने का, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये चारों चैप्टर्स अपने आप में बहुत बड़े हैं और इन चारों को यहाँ पे हमें अलग से समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो इसके अंदर देखिए हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे 3 मेजर टॉपिक दिए हुए हैं, स्टेटिस्टिक्स, बायो स्टेटिस्टिक्स और हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी से यहाँ पे हमारी पूरी, ये कह सकते हो, पूरा बेस होने वाला है। तो इसको अगर आप लोग यहाँ पे समझ गए तो आगे की चीज़ें समझने में आप लोग को बहुत आसानी रहेगी। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे सब्जेक्ट का नेम क्या है, बायो स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है इसको भी देखेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट का नाम ऐसा क्यों है, इसमें हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे अपने इस वर्ड को समझते हैं, जो कि हमारा हो जाता है स्टेटिस्टिक्स। अब देखो सबसे पहली बात तो ये समझो, ये हमारी मैथ की एक ब्रांच होती है, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी से डील करती है। अब देखो मुझे पता है अभी आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा सा नहीं समझ में आ रही होगी, इसलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको थ्योरी पोर्शन में देख के और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो थोड़ा पेशेंस रखना है, एक चीज समझो, स्टार्टिंग में हो सकता है इसमें आप लोग को चीजें समझ में ना आए, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर देखते हो तो आई प्रॉमिस आपको वीडियो के लास्ट तक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आ जाएंगी तो आप मुझे खुद कमेंट में बताना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। बीच में कुछ चीजें ना समझ में आए तो परेशान नहीं होना है, पेशेंस के साथ लेक्चर को देखो। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्टेटिस्टिक्स हमारी क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है, फिर कह सकते हो ब्रांच ऑफ मैथ होती है, जो कि हमारी डील करती किससे। देखो 4 वर्ड है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा टू मेक डिसीजंस एंड फाइंड कंक्लूजन। अब देखो यहाँ पे इन 4 वर्ड को आप बहुत ध्यान से देखना: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। देखो कलेक्शन का मतलब क्या होगा कि कोई डाटा मान लो आप लोग को दिया गया तो उसको कलेक्ट करना, फिर उसको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज मतलब उसको अरेंज करना, एनालिसिस मतलब कि उसको यहाँ पे फिर एनालाइज करना, और इंटरप्रिटेशन मतलब फिर यहाँ पे अपने एनालिसिस से कंक्लूजन निकालना। अब मुझे पता है अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज द बेस्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मान लीजिए आप लोगों से बोला गया कि अ टीचर, ठीक है, मान लो एक टीचर है, उसने क्या किया, आप लोगों से नहीं बोला गया, टीचर ने क्या किया, आप में से किसी 5 बच्चे का, ठीक है, आप में से किसी 5 बच्चे का उसने क्या किया, जो है अपना कह सकते हो मार्क्स कलेक्ट किया। उसने पता लगाया कि 100 में से किन्हीं 5 बच्चों के कितने टोटल मार्क्स आए सेमेस्टर्स में। तो जब उसने यहाँ पे देखा तो उसने यहाँ पे क्या पता लगाया कि अच्छा किसी एक बच्चे के मान लो 40 आए 100 में से, ठीक है, तो फेल हो गया, वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर किसी के 50 आए मान लो तो वो बिल्कुल चलो किसी तरह पास हुआ है, बिल्कुल, है ना। फिर किसी के 60 आए तो चलो इसका तो ठीक ठाक ही है, फिर 55, फिर 45, तो ठीक है 45 वाला भी बेचारा फेल हो गया। तो मान लेते कि किसी किन्हीं 5 बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है, जो मार्क्स टीचर ने एनालाइज किए, जो कि इस तरह से निकल के आए। अब यहाँ पे देखो, अब मान लो अगर टीचर इन 5 बच्चों से, ठीक है, पूरे क्लास का परफॉर्मेंस जज करना चाहता है, तो फिर वो वहां पे कैसे करेगा। तो यहाँ पे देखिए वहां पे जो है स्टेटिस्टिक्स को अप्लाई करके वो यहाँ पे जज कर सकता है। कैसे करेगा, देखो ध्यान समझना। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि स्टेटिस्टिक्स में हमारे 4 चीजें होती हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो हम लोग यहाँ पे इसी एग्जांपल में जो है चारों स्टेप लगा के देखते हैं।
देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझ गए। एक टीचर है, ठीक है, उसने 5 बच्चों के मार्क्स, ठीक है, 5 बच्चों ने किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मान लो कि ये सारे मार्क्स पाए हैं। अब इन 5 बच्चों के मार्क्स पे उसको क्या करना है, पूरे क्लास को जो है जज करना है कि पूरे क्लास का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और ये जो मार्क्स हैं ये 100 में मिले, तो इससे हमें नहीं मतलब है कितने में मिले, मान के चलो ये हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। इन मार्क्स के बेसिस पे वो टीचर क्या करना चाहता है, पूरे क्लास के परफॉर्मेंस को जज करना चाहता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका स्टेटिस्टिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई करके यहाँ पे पता लगाएंगे। तो स्टेप 1 क्या होता है, देखो स्टेप 1 हमारा आ जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो भाई देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा का सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारे टीचर डाटा को कलेक्ट करेगा। तो डाटा कलेक्शन मतलब यही हो गया कि हमारा ये जो डाटा दिया है, ठीक है, तो डाटा क्या आया 40, 55, 50 और हमारा 45 और 60, ठीक है। तो ये हमारा डाटा आ गया। अब स्टेप 2 हमारा क्या आ जाता है, स्टेप 2 हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ना कि जैसे जनरली क्या होता है, डाटा हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एकदम लाइन से हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको या तो असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, यानी सबसे पहले सबसे कम वाली वैल्यू रखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो 40 तो चलो सबसे छोटी है सबसे पहले, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आ गया 50। लेकिन क्या 50 यहाँ पे 40 के बाद सबसे बड़ी वैल्यू है? नहीं, 40 के बाद सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इसके बाद 45 है, ठीक है, 50 तो 45 के बाद आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारे कह सकते हो एक अरेंज ऑर्डर में नहीं है। तो अगर है तो हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने डाटा को हम लोग जनरली जो है एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो हमारा क्या निकल के आया 40, 45, 50, 55, 60, ठीक है। हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े की ओर हमने बढ़ते हुए लगा दिया। देखो चाहो तो आप लोग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो, बट ज्यादातर हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर को ही प्रेफर करते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा, बट आप लोग ये समझो ज्यादातर असेंडिंग ऑर्डर ही हम लोग लगा देते हैं। अब स्टेप 3 हमारा क्या आता है, स्टेप 3 हमारा आता है एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अब ये जो एनालिसिस वाला पार्ट आएगा इसी में हमारा पूरा स्टेटिस्टिक्स आप लोग को अप्लाई करना है। अब देखो स्टेटिस्टिक्स ना कोई एक चीज नहीं होती है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर हम लोग यहाँ पे मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे। तो अब उनमें से जो बेटर हो, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, एक एवरेज परफॉर्मेंस जज करना चाह रहा है। तो यहां पे सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे इस पूरे डाटा का मीन निकालना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे डाटा को यहाँ पे इस पूरे डाटा का मीन निकाला। अब मीन कैसे निकालते हैं, देखो ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए समझ रहे हैं। तो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है कि जैसे जो भी वैल्यूज आप लोगों को दी हुई है इन सभी को जोड़ लो, ठीक है, और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है उनसे डिवाइड कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे इनको जोड़ने पे कितना आंसर आएगा, तो देखो इन सभी को जोड़ने पे आएगा आंसर 250। और यहाँ पे इनके नंबर्स कितने हमारे पास, यानी ये वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास 5 वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनको जोड़ के, ठीक है, और ये जितनी भी वैल्यू है इनके नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 50। अब ये जो 50 निकल के आया है ये हमारा क्या है, ये हमारा एनालिसिस निकल के आ गया। अब इस 50 के बेस पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना है कि हमें कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा भाई, सिंपल सी बात है कि अगर जो एवरेज मार्क्स है, ठीक है, वो 50 निकल के आया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है जो क्लास की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक है, कि भाई एवरेज जो है मार्क्स हमारे यहाँ पे सिर्फ 50 निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास की जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज है। क्योंकि अगर 50 से एक भी कम होता तो पूरे क्लास की बैक आ सकती थी, मतलब एक एवरेज में हमने जज किया। तो यहाँ पे देखिए यही हमारा बेसिकली हो जाता है स्टेटिस्टिक्स। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पे आप लोग जो है कंक्लूजन निकालना चाहो तो स्टेटिस्टिक्स क्या किससे डील करता है, हमारी प्रोबेबिलिटी से डील करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें कि जो टीचर है उसने क्या निकाला, उसने यहाँ पे एवरेज मार्क्स निकाले जो कि निकल गया है 50। अब इस 50 से उसने क्या हुआ, पूरे क्लास को जज करना चाहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ चलो ठीक है पूरी क्लास का एवरेज जो है 50 ही है। अब ऐसा थोड़ी है कि हर बच्चे की 50 आए, भाई किसी के 65 में आए, किसी के 70 भी आए होंगे, है ना, और किसी के 40 भी आए होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक एवरेज निकाला, एक प्रोबेबिलिटी हमने रखी है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी स्टेटिस्टिक्स है ना, ये जनरली हमारी प्रोबेबिलिटी से डील करती है, एग्जैक्ट वैल्यू से हमारी डील नहीं करती है।
और वहीं पे जो हमारी मैथ होती है वो किससे डील करती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू से डील करती है। अब आप ये समझो कि जो हमारा फार्मेसी है, ठीक है, तो फार्मेसी में हमारा इसीलिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे मैथ का नहीं बल्कि स्टेटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अब आप ये ना बहुत सिंपली समझो, जैसे आप लोग को पता है, मान लो आप लोग की इंडस्ट्री, ठीक है, मान लो इंडस्ट्री में कोई 1000 टैबलेट एक बैच में बनके तैयार हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, किसी भी टैबलेट को मार्केट में भेजने से पहले हम लोग यहाँ पे उसकी एनालिसिस करते हैं, मतलब बेसिकली उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन के हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग चेक करते हैं ना कि ये जो टैबलेट्स हैं इनका वेट सही है कि नहीं है, इनके अंदर जो ड्रग कंटेंट है, ठीक है, वो सभी में एक जैसा है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक टैबलेट में मान लो ज्यादा ड्रग है, किसी में कम है, और इनका जो डिसइंटीग्रेशन रेट है, मतलब बॉडी में जाने के बाद ये कितनी जल्दी टूट जा रही हैं, वो भी सभी का सेम है कि नहीं है, सभी का लगभग ऑलमोस्ट है ना। और उसके बाद स्ट्रेंथ, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि जो टैबलेट है, ठीक है, ये इतनी कह सकते हो हल्की हैं कि जैसे ही मतलब इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो टूट जा रही है, रास्ते में ही टूट जा रही हैं। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएशन करते हैं। अब आप एक बात बताओ, मान लो इंडस्ट्री में 1000 टैबलेट बनती है, ठीक है, तो क्या हम लोग इस पूरे 1000 टैबलेट को यहाँ पे एक एक करके चेक करते हैं? भाई ऐसा थोड़ी करते हैं। ऐसा करने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी जाएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट भी इसमें जाएगी, और ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे भाई इंडस्ट्री में एक बार में 10-10 हजार, ठीक है, टैबलेट बनती रहती है, ठीक है, दिन की लाखों टैबलेट। तो यहाँ पे उन सभी को हम लोग थोड़ी टेस्ट कर पाएंगे। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इन 1000 टैबलेट में से रैंडमली हम लोग यहाँ पे 10 से 15 टैबलेट लेते हैं, और इन 10 से 15 टैबलेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें चेक करते हैं। मतलब अब इन 10 या 15 टैबलेट का हम लोग यहाँ पे वेट वेरिएशन चेक करेंगे, ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चेक करेंगे, डिसइंटीग्रेशन रेट देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे। अब अगर यहाँ पे देखो इन 10-15 टैबलेट की जिनको हमने रैंडमली यहाँ पे उठाया है, ठीक है, इस एक बैच में से अगर यहाँ पे इन सभी की ये सारी चीजें पास हो जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि अगर मान लो ये 10-15 टैबलेट का सब चीजें सही है, तो इस पूरे बैच की भी सारी चीजें यहाँ पे सही होंगी। तो देखिए, क्या यहाँ पे हमने एग्जैक्ट पता लगाया? भाई एग्जैक्टली तो हमने नहीं पता लगाना कि ये पूरी 1000 टैबलेट कितने की यहाँ पे ये पूरी की पूरी 1000 टैबलेट सही है कि नहीं है, ये हमने एग्जैक्टली नहीं पता लगाया, बल्कि हमने क्या किया, इनमें से रैंडमली जो है 10-15 टैबलेट ली, और यहाँ पे अगर ये सही आ गई तो हमने एक प्रोबेबिलिटी लगाई कि हाँ अगर ये सही है तो ये पूरी भी सही होगी। और अगर कहीं यहाँ पे इनका कुछ गड़बड़ आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा बैच भी हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। जबकि हो सकता है कि इसमें से कुछ टैबलेट हमारी बहुत अच्छी भी रही हो, लेकिन अगर यहाँ पे इसका खराब आया तो हम लोग इसको भी मान लेते हैं कि ये भी पूरी खराब ही होगी। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज वही है कि जो हमारा फार्मेसी है, ठीक है, वो हमारा डील करता है स्टेटिस्टिक्स से, वो हमारी मैथ से डील नहीं करता। अब अगर इसको एग्जैक्टली मैथ से डील करना हो तो मैथ क्या कहती है? मैथ कहती है कि भाई आप यहाँ पे इस पूरे 1000 टैबलेट को एक एक करके चेक करो, ठीक है। अब इन एक एक करके चेक करो, जब ये सारी की सारी पास हो तब आप बैच को पास करो, लेकिन वो चीज हम लोग कर नहीं सकते ना, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फार्मेसी में क्या पढ़ते हैं, बायो स्टेटिस्टिक्स। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बायो स्टेटिस्टिक्स की बात करें, तो देखिए ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को एक समझाने के लिए बताया, ठीक है, बाकी यहाँ पे बेसिकली स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे मैथ और स्टेटिस्टिक्स में एक बेसिक डिफरेंस आप लोग कैसे पता लगा सकते हो। बाकी देखो ये ऐसा भी नहीं है कि स्टेटिस्टिक्स पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही होता है, प्रोबेबिलिटी भी इसी का एक पार्ट है। बट यहाँ पे समझो, ठीक है, एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताया कि यहाँ पे बायो स्टेटिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बायो स्टेटिस्टिक्स क्या होती है भाई, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग यहाँ पे डाटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन अब हम लोग किसके लिए करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा बायोलॉजिकल, मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड डाटा होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सारी चीजें देखेंगे। बाकी अगर देखिए इन बहुत सिंपल वर्ड में अगर हम लोग समझना चाहें तो बायो स्टेटिस्टिक्स को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स को बायोलॉजी, मेडिसिन और फार्मेसी के फील्ड में अप्लाई करते हैं तो वो हमारा सिंपल सा हो जाता है बायो स्टेटिस्टिक्स। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, अब उसने यहाँ पे मान लो कि एक नई ड्रग यहाँ पे जो है, मान लो उस मार्केट में कोई नई ड्रग आई। अब यहाँ पे डॉक्टर जो है चेक करना चाहता है कि ये जो नई ड्रग मार्केट में आई है, क्या ये यहाँ पे फीवर को अच्छे से रिड्यूस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो अब डॉक्टर यहाँ पे देखो, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, ऐसा इतना सिंपल भी नहीं होता है, लेकिन अभी आप लोगों को समझना है इसलिए यहाँ पे समझना, ठीक है। तब उसने डॉक्टर ने क्या किया, उसने यहाँ पे जो है मैं रैंडमली कोई 10 पेशेंट लिए, ठीक है, जो कि जिनको मान लो बुखार बहुत ज्यादा आ रखा था। अब इन 10 पेशेंट को जो है डॉक्टर ने दवा दी, ठीक है, और उनका बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्ड करने के बाद डॉक्टर ने क्या पाया कि यहाँ पे 8 पेशेंट ऐसे हैं जिनका फीवर यहाँ पे रिड्यूस हो गया, और 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनके फीवर में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब उनका फीवर जितना था उतना ही रहा।
तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस डाटा से हमें क्या पता लग रहा है भाई, एक दवा है, ठीक है, उसने 10 में से 8 पेशेंट को ठीक कर दिया और 2 को मान लो नहीं कर पाया। तो इस डाटा के बेसिस पे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, हम लोग यही तो पता लगाएंगे कि जो ड्रग है वो इफेक्टिव ही है। अब अगर मान लो इसका जस्ट उल्टा होता कि 8 को उसने यहाँ पे ना ठीक किया होता और किन्हीं 2 को ठीक कर दिया होता, तो इस बेसिस पे हम लोग क्या पता लगाते हैं कि भाई हमारी जो ड्रग है वो बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही को ठीक कर पा रही है, 8 पे तो वो कोई काम ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, यही हमारा बेसिकली बायो स्टेटिस्टिक्स हो जाता है। दिस यूज ऑफ पेशेंट डाटा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड बायो स्टेटिस्टिक्स। तो देखिए, यही हमारा सिंपल सा बायो स्टेटिस्टिक्स हो जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे डाटा लेते हैं, ठीक है, डाटा की हम लोग क्या करते हैं, डाटा की हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कलेक्शन, यानी जो भी डाटा आप लोग को दिया है सबसे पहले उसको कलेक्ट करो, फिर यहाँ पे उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक एक करके देखेंगे डेफिनेटली। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे उसको इंटरप्रिटेट करो। इंटरप्रिटेट का मतलब यहाँ पे उसको देख के थोड़ा अपना दिमाग लगा के आइडिया लगाओ। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मान लो, अगर जैसे हमें डाटा क्या पता लगा कि 8 पेशेंट ठीक हुए, 2 नहीं ठीक हुए। अब यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो तो आपको करना है ना, तो आप क्या इंटरप्रिटेट करोगे कि अगर मान लो कोई दवा है, मान लो चलो उसने 2 को नहीं ठीक किया, तो यहाँ पे क्या आप लोग ये इंटरप्रेट करोगे कि सिर्फ 2 को नहीं ठीक करने की वजह से दवा पूरी की पूरी खराब है? ऐसा तो नहीं है ना। तो इंटरप्रिटेशन आपको करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, और डाटा आप लोग को यहाँ पे बायो स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा सिंपल सा बायो स्टेटिस्टिक्स हो जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ पाओगे। देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो इसको अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। देखो, इसको बहुत सिंपली अगर आप लोग यहाँ पे समझना चाहो, जैसे मान लो आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, तो भाई दिन में कुछ लोग होते हैं कि 2 बार खाना खाते हैं, कुछ लोग 3 बार खाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 4 बार खाते हैं। मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज जनरली क्या होता है कि हर एक आदमी दिन में 3 बार खाना खाता है, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे दिन में 3 बार खाना खाते हो, तो आपके खाना खाने की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो गई, 3 हो गई। सिंपल है। जैसे मान लो कोई स्मोकर है, ठीक है, वो दिन में सिगरेट पीता है, तो वो यहाँ पे दिन में कितनी सिगरेट पी रहा है। जैसे मान लो कि वो अगर दिन की 10 सिगरेट पी जा रहा है, तो उसकी सिगरेट पीने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। मान लो अगर वो 12 पी रहा है तो 12 हो गई, ठीक है। मान लो 5 पी रहा है तो 5 हो गई। तो देखिए, वही चीज, जैसे कुछ लोग यहाँ पे मान लो कुछ चाय के बहुत शौकीन है, ठीक है, तो चाय, अब मान लो चाय आप कितनी बार पी रहे हो, ठीक है, दिन की 2 चाय पी रहे हो, दिन की 3 चाय पी रहे हो, दिन की 4 चाय पी रहे हो। मान लो 4 पी रहे हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, चाय पीने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। 2 पी रहे हो तो चाय पीने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे देखिए, वही चीज है कि फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा सेट, कि कोई एक, जो मान लो आप लोग को डाटा दिया गया। देखो, एक चीज समझना, जैसे यहाँ पे जैसे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, ठीक है, तो वहां पे डाटा आप लोग को दिया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आप लोगों से आ रहा है रैंडमली, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें डाटा आप लोग को दिया जाएगा। तो उस डाटा में आप लोग को देखना है कि जो कोई एक पार्टिकुलर नंबर है वो कितनी बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, या फिर जितने भी अलग अलग नंबर्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो वो जितनी बार रिपीट होंगे वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे इसको भी एग्जाम्पल से आप लोग सिंपली समझना। जैसे मान लो यहाँ पे कि कोई 10 स्टूडेंट है, ठीक है, और उनके जो है टेस्ट में यहाँ पे ये सारे मार्क्स हैं, ठीक है। तो मान लो किसी एक बच्चे का 5 आया, किसी दूसरे का 7 आया, किसी का 8 आया, किसी का 5, किसी का 9, किसी का 7, किसी का 6, किसी का 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये जो अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है, तो कौन से ऐसे मार्क्स हैं जो कि यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहे हैं बेसिकली। जैसे मान लो कि 5 मार्क्स है, ठीक है, मान लो जो 5 नंबर है वो यहाँ पे देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक ये हो गया, ठीक है, फिर दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यानी अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा कोई पार्टिकुलर टेस्ट हुआ है जिसमें स्टूडेंट के मान लो ये जो 10 में से मार्क्स आए हैं, तो 10 में से जो 5 नंबर है वो 3 बच्चों के आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो 5 है वो क्या हो गया, वो 3 टाइम अपीयर हुआ। तो यहाँ पे 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, इसी डाटा में अगर आप लोग देखो तो 6, मान लो हम लोग दोबारा 6 को देखें तो 6 कितनी बार है, तो 6 देखिए, एक ये 6 रहा, और क्या आप लोग को कोई दूसरा 6 मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है। यानी 6 क्या है, 6 सिर्फ एक बार अपीयर हुआ है। तो 6 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। अब वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे 7 को देखें तो देखिए, 7, एक ये 7, एक दूसरा और एक तीसरा, तो 7 भी यहाँ पे देखिए, 7 हमें 3 बार देखने को मिल रहा है। तो 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे और भी देख सकते हो। जैसे 8 अगर आप लोग देखो तो 8 यहाँ पे 2 बार अपीयर हुआ, तो 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। और 9 अगर आप लोग तो 9 भी हमारे यहाँ पे सिर्फ एक बार अपीयर हुआ है, तो 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस तरीके से
यहाँ पे देखो जो भी डाटा आप लोग को दिया जाएगा, उस डाटा में कोई पार्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रही है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हर एक पार्टिकुलर जो है कह सकते हो नंबर की होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग इस पूरे डाटा की फ्रीक्वेंसी नहीं बताएंगे, बल्कि हर एक पार्टिकुलर नंबर की बताएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ये नहीं बताएंगे कि इस पूरे डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, बल्कि हम लोग ये बताएंगे कि इसमें 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 की क्या है, 7 की क्या है, समझ रहे हो। तो वही बात है। तो देखो बहुत सिंपल है, कितना ही सिंपल है, इसमें क्या ही आप लोग समझोगे और क्या ही चीज आप लोग को नहीं समझ में आ रही है। मतलब बताओ आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कितना सिंपल है। ठीक है, तो यही हो जाता है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हमने देख लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ अ वैल्यू इन अ डाटा सेट। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब यहाँ पे देखो इस पूरे सिस्टम जो भी हमारा रिपीटिशन है, इसको जब हम लोग यहाँ पे एक डाटा या फिर एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो वो हमारा सिंपल हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन सिंपल वर्ड इट इज अ टेबल दैट शोज वैल्यूज एंड देयर फ्रीक्वेंसी इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सिंपली अगर हम लोग बोले, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखो कलेक्शन हो गया कह सकते हो फ्रीक्वेंसी, और जब हमने यहाँ पे इसी कलेक्शन को ऑर्गेनाइज कर दिया, तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे देखिए, अब अगर हम लोग सिंपली इसी वाले डाटा को देखें, तो यहाँ पे देखिए मान लो आप लोग को ये वाला डाटा दिया गया। अब आप लोगों से बोला गया कि इनको आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में अरेंज करो। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या करोगे, एक यहाँ पे आप लोग टेबल बनाओगे जिसमें एक्स मतलब हो गया हमारे जो नंबर्स, जो भी मार्क्स हैं। ठीक है, तो एक्स मतलब जो डाटा होता है। ठीक है, बेसिकली जो डाटा हमें दिया होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो सिंपली एक तरफ आप लोग एक्स रखोगे, जो भी डाटा आप लोग को दिया, जैसे 5 6 7 8 9। जैसे यहाँ पे देखो ये जो मार्क्स हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग नंबर होंगे ना, जैसे 5 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है, 7 कितनी बार आया है, 8 कितनी बार आया है, 9 कितनी बार आया है। तो यहाँ पे देखो जो भी, अब जैसे मान लो यहाँ पे हमें कोई भी 10 तो नहीं दिख रहा है ना, तो 10 हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रखा है। तो जो भी हमारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें पार्टिकुलर हर एक नंबर को हम लोग नोट करेंगे और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार आया था, इसमें 3 बार आया था, हमने देखा ही था। ठीक है, फिर हमारा 6 कितनी बार, 1 बार, 7 भी 3 बार, 8 हमारा 2 बार, 9 हमारा 1 बार। तो इस तरीके से जब हमने क्या किया, इस पूरे डाटा को, ठीक है, जो कि हमें रॉ फॉर्म में दिया था, जब हमने इसको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो ये हमारा सिंपल सा हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए कितना सिंपल है ये सारी चीजें, मतलब इसमें कुछ है थोड़ी, ये तो बहुत ही सिंपल है। मतलब आज का लेक्चर तो लिटरली बहुत सिंपल है। तो देखिए ये जो टेबल हमें दिख रही है, यही हमारी सिंपल सी हो जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर इसी को आप लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमिक अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी डाटा हमें दिया होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली अरेंज कर देते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे बहुत इजिली वैल्यू को अपने समझ पाए। अब यहाँ पे देखो नीड क्या है। देखो नीड का मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसकी हेल्प से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़े से डाटा को हम लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो आप लोग को कोई डाटा है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे दे दिया जाए कि यहाँ पे रैंडमली, अब देखो ये तो चलो 10 ही नंबर है, तो फिर भी आप लोगों को एक बार समझ में आ जा रहा है। अब यहाँ पे इसको और बढ़ा के मान लो इस तरीके से 20 बार होता, जिसमें 5 हमारा 6 7 बार दिया होता, तो यहाँ पे ऐसे देखने में क्या लग रहा है कि भाई चलो ठीक है, हम लोग कैलकुलेट कर तो लेंगे कि चलो 5 कितनी बार है, लेकिन कितना अनऑर्गेनाइज लग रहा है। और वहीं पे अगर आप लोग को इस तरह की टेबल के फॉर्म में दे दिया जाए, तो कितनी आसानी से आप लोग पता लगा सकते हो कि अच्छा इस क्लास में जो 5 नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पे 3 बच्चों के आए हैं, जो 6 नंबर है वो यहाँ पे किसी एक बच्चे के आए हैं, ठीक है, और 7 नंबर जो है 3 बच्चों के आए हैं। तो इस तरीके से देखिए टॉपर पता लगाना कितना आसान हो गया कि भाई देखिए टॉपर सिंपल से मतलब है कि 9 जो नंबर है वो हाईएस्ट है और वो एक ही बच्चे का है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई एक बच्चा है जो कि यहाँ पे क्लास का टॉपर है, ठीक है, 10 में से 9 है। और यहाँ पे सेकंड टॉपर क्या है, सेकंड टॉपर यहाँ पे 2 लोग हैं। थर्ड टॉपर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर होगा जो कि 3 लोग के हैं, यानी थर्ड टॉपर यहाँ पे 3 लोग हो गए। तो इस तरीके से देखिए क्या हो जाता है कि हमारा डाटा ऑर्गेनाइज होता है, डाटा को हम लोग बहुत इजीली समझ पाते हैं। देखिए इसको समझना कितना आसान हो गया कि भाई 8 नंबर जो है 2 बच्चों के हैं, 7 नंबर 3 बच्चों के हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या होता है, मीन मीडियम मोड को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो आप लोग इंतजार करना, मोस्ट प्रोबेबली कल आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाए। बाकी देखिए इसकी हद से हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए एनालिसिस करना बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है। भाई हम लोगों ने बहुत सिंपली हम लोग पता लगा सकते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ पे 9 नंबर एक ही बच्चे का है, सबसे हाईएस्ट हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, कि टाइप्स ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया अनग्रुप्ड, दूसरा हो गया ग्रुप्ड। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझना, क्योंकि ये ना आगे आप लोग के बहुत काम आने वाले हैं।
तो सबसे पहला हमारा आता है अनग्रुप्ड। अब देखो अनग्रुप्ड का मतलब होता है ये हमारा सबसे सिंपल डाटा होता है। और यहाँ पे देखो अनग्रुप्ड, यहाँ पे एक चीज आप लोग रिलेट करना कि अनग्रुप्ड का मतलब होता है स्मॉल। देखो होता नहीं है बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग एक चीज समझना कि जब हमारा डाटा बहुत ही स्मॉल होता है और बहुत ही सिंपल होता है तब हम लोग यहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आप लोगों को एक डाटा दिया गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 बी फार्मा स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनके बायो स्टेटिस्टिक्स में हमारे ये सारे मार्क्स निकल के आए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखें तो जो 45 मार्क्स है, ठीक है, तो 45 देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, तो 45 3 बार रिपीट हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे 50 को देखें तो देखिए 50 1 2 3, तो 50 भी यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से 55 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, 60 हमारा यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये डाटा अगर आप लोग देखो तो सबसे पहली बात तो ये डाटा हमारा स्मॉल है, और स्मॉल होने के साथ साथ देखो दो चीजें होती हैं तब हम लोग यहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अच्छा देखो सबसे पहले एक चीज समझो, जैसे जैसे मान लो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन सिंपली ऐसे आता है, आप लोगों को एक डाटा दे दिया जाएगा और आप लोगों से बोलेंगे कि आप लोग यहाँ पे इसको अरेंज करो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। देखो पहली बात तो एक्चुअल में सच बताओ तो यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत जरूरी है आगे की चीजें समझने के लिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम ही बनता है, लेकिन फिर भी आप लोग समझना। जैसे मान लो आप लोगों से एग्जांपल में दे दिया गया कि आप लोग को यहाँ पे मार्क्स दिखे, अब आप लोगों को यहाँ पे बोला गया कि इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में अरेंज करो। तो यहाँ पे देखो अरेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक हो गया अनग्रुप्ड, एक हो गया ग्रुप्ड। लेकिन अब कैसे आप लोग को अनग्रुप्ड फॉर्म में अरेंज करना है कि ग्रुप फॉर्म में, ये पता कैसे लगाओगे, ये पता लगाओगे आप लोग डाटा को देख के। अगर डाटा हमारा छोटा है और अगर डाटा में कोई एक वैल्यू है जो कि ज्यादा बार रिपीट हो रही है, या फिर जो भी मल्टीपल वैल्यूज हैं वो ज्यादा बार रिपीट हो रही हैं, तो आप लोग यहाँ पे सिंपल यूज करोगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में जो 45 है वो हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, 50 हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, 55 भी हमारा 2 बार रिपीट हो गया है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई जो डाटा है वो रिपीट हो ही नहीं रहा है या फिर बहुत कम बार रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। अनग्रुप्ड का कब यूज करेंगे, जब डाटा छोटा हो और डाटा में जो वैल्यूज हो वो रिपीट हो रही हो, तब हम लोग यूज करेंगे अनग्रुप्ड का। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकंड टाइप वाले की, तो ये हमारा जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ग्रुप्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको बहुत ध्यान से देखना। देखो ग्रुप में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो इसमें जो टेबल है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है। अब ये क्या होता है, इसको अभी के लिए हटाओ, इसको सबसे पहले समझो कि इसका यूज हम लोग कब करते हैं। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब डाटा हमारा बहुत ही बड़ा हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई 20 पेशेंट है जिनका वेट आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखो अगर आप लोग इस डाटा को देखो तो ये डाटा हमारा क्या है, डाटा हमारा बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे 20 पेशेंट हमारे आ गए। अब देखो 20 तो चलो एक बार को फिर भी आप लोग मैनेज कर सकते हो, मान लो यहीं पे 50 पेशेंट हो जाते तब, तो यहाँ पे डाटा हमारा काफी बड़ा हो जाएगा। अब दूसरी चीज देखो, दो केस होते हैं, पहला तो डाटा बड़ा हो गया, अब दूसरा आप लोग देखोगे क्या जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होने की नहीं हो रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो जो हमारी पहली वैल्यू है 40, तो अगर आप लोग 40 को ढूंढने जाओ तो देखो क्या यहाँ पे 40 दोबारा आप लोग को कहीं भी देखने को मिल रहा है, नहीं, यानी 40 सिर्फ एक बार है इस वैल्यू में। अब दूसरा वाला हम लोग देखें 42, तो देखिए 42 क्या आप लोग को कहीं रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो चलो 42 तो एक बार हमें मिल भी गया, ठीक है, 42 जो है 2 बार हमें मिल गया। अब 43 43 को देखते हैं तो 43 यहाँ पे देखिए 43 क्या हमें दोबारा कहीं देखने को मिल रहा है, तो 43 हमें दोबारा कहीं देखने को नहीं मिल रहा। 45 को देखें तो 45 क्या हमें दोबारा कहीं देखने को मिल रहा है, तो दोबारा हमें 45 भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जब आप लोग यहाँ पे पूरी वैल्यू को देखोगे तो सिर्फ 42 और 62 ये दोनों ऐसी वैल्यू हैं जो कि यहाँ पे कह सकते हो 2 बार रिपीट हो रही है, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे सिर्फ एक बार रिपीट हो रही है। तो अब अगर मान लो, ठीक है, मान लो हम लोग यहाँ पे इस डाटा से, ठीक है, अगर हम लोग अनग्रुप्ड फॉर्म में इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाए तो यहाँ पे देखो ये किस तरीके से बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे जो हमारा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट होगा, ठीक है, वो बेसिकली अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से बना के जो है तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे एक तरफ आप लोग क्या लोगे, एक्स लोगे जो कि हमारा डाटा होगा, और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए जब आप लोग पूरे नंबर्स को नोट डाउन करोगे 40 42 43 45 47 51 52, ठीक है, मतलब हिंदी नहीं आती तो सिंपली समझना 56 58 62, ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जब टेबल बनाओगे तो यहाँ पे देखिए बहुत लंबी, मतलब इतनी लंबी तो पहली बार टेबल बनेगी, और इस पूरी लंबी टेबल में क्या है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि 40 एक बार आया है, 42 2 बार आया है, 43 एक बार, 45 एक बार, 47 एक बार। तो एक बात बताओ फिर इसका मतलब क्या रहेगा भाई, हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर क्यों रहे, सबसे पहले ये समझना। हम लोग कर रहे हैं अपनी चीजों को आसान बनाने के लिए, डाटा को इजी बनाने के लिए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे अगर हमें डाटा को इजी बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, इतना लंबा चार्ट बनाना पड़े, तो क्या मतलब है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता।
तो इसीलिए जब हमारा डाटा इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यू है वो रिपीट ना हो, जैसे यहाँ पे क्या है सिर्फ 2 वैल्यूज हैं जो कि रिपीट हो रही हैं और वो भी सिर्फ 2 बार हो रही हैं और बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो रिपीट हो ही नहीं रही हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अब देखो ग्रुप का मतलब क्या है भाई, ग्रुप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग जो एक्स है, ठीक है, जो भी हमारा बेसिकली डाटा है, इसको यहाँ पे सिंगल सिंगल ना करके हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लास इंटरवल बना लेंगे। क्लास इंटरवल का क्या मतलब है कि हम लोगों ने क्या किया, जो 40 से 50 तक के वेट वाले हैं उनको यहाँ पे एक साइड रख लिया, 50 से 60 के बीच में जिनका वेट है उनको एक तरफ रख लिया, 60 से 70 के बीच में जिनका वेट है उनको एक तरफ रख लिया और 70 से 80 वालों का वेट हमने एक तरफ बना लिया। तो अब देखिए, अब जब इस तरीके से हमने यहाँ पे डाटा को अरेंज किया तो हमारे पास कितना, 4 कह सकते हो, 4 लाइन हमें मिल गई। अब 40 से 50 के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कितने पेशेंट का वेट है, तो यहाँ पे देखो 40 से 50, तो यहाँ पे 40 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो ये तो इसी के अंदर आ गया। फिर 42, तो हाँ 42 भी इसी के अंदर है, 43 ये भी इसी के अंदर है, 45 ये भी इसी के अंदर है, 47 ये भी इसी के अंदर है, 46 ये भी इसी के अंदर है, ठीक है, फिर 42 ये भी इसी के अंदर है। लेकिन क्या 52 इसके अंदर है, तो 52 तो इसके बाहर है। तो इसके अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो टोटल 7 ऐसे पेशेंट हैं जिनका वेट यहाँ पे क्या है, 40 से 50 के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, 40 से 50 वालों का एक अलग कह सकते हो बना लिया टेबल, ठीक है, मतलब टेबल क्या मतलब एक कॉलम इनका अलग से बना लिया, 50 से 60 वालों को अलग से बना लिया, 60 से 70 वालों को अलग से बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल गई और हमारा काम भी कितना आसान हो गया भाई। 40 से 50 वालों का हमें मिल गया कि अच्छा ये ऐसे 7 पेशेंट हैं, ठीक है, 50 से 60 वाले कितने हैं, 4 पेशेंट हैं, 60 से 70 के बीच में जिनका वेट है ऐसे 5 पेशेंट हैं और 70 से 80 के बीच में जिनका वेट है ऐसे हमारे पास 4 पेशेंट हैं। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सिंपली यहाँ पे क्लास इंटरवल जब हमने बना लिया तो यहाँ पे इस बड़े से डाटा को भी अरेंज करना हमारे लिए कितना आसान हो गया। पहले जहाँ पे अनग्रुप्ड मेथड में हमें इतना लंबा चार्ट बनाना पड़ता और इस पूरे लंबे चार्ट से भी हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि भाई इसका क्या ही मतलब है, इससे बढ़िया तो तुम मुझे अलग अलग ही बता दो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जब ऐसे केस में जब डाटा हमारे पास बहुत बड़ा हो और डाटा में जो वैल्यूज है वो रिपीट ना हो रही हो, तब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके अंदर मेन हमारा कह सकते हो हाईलाइट क्या होता है, क्लास इंटरवल। ये जो आप लोग को दिख रहा है 40 से 50, 50 से 60, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे समझना। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये भी हमारा यहाँ पे 2 टाइप का हमें देखने को मिल जाता है। तो एक हमारा हो जाता है एक्सक्लूसिव या फिर कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत इसको पढ़ रखा है ऑलरेडी कहीं से तो आप लोगों ने ये नाम सुना होगा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस किसका पार्ट होता है, हमारा ग्रुप का पार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है इंक्लूसिव, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज। तो ध्यान से समझना, देखो एक्सक्लूसिव मेथड का क्या मतलब होता है। देखो एक्सक्लूसिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कोई अपर क्लास लिमिट नहीं होती है, मतलब इसमें लोअर लिमिट होती है, अपर क्लास लिमिट नहीं होती है। मुझे पता है आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो ये जो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ ऊपर, ये हमारा बेसिकली इसी का एग्जाम्पल है एक्सक्लूसिव सीरीज का। अब एक्सक्लूसिव में मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जो 40 से 50 है, ठीक है, तो 40 से 50 मान लो, अब जैसे जहाँ पे 50 आप लोगों को दिख रहा है तो ये 50 क्या है, ये 50 आप लोगों को यहाँ भी दिख रहा है और ये 50 आप लोगों को यहाँ पे दूसरे रो में भी दिख जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे 60 को देखें तो यहाँ पे देखिए जो 60 है ये यहाँ भी आप लोगों को दिख रहा है और ये दूसरे रो में भी आप लोगों को दिख रहा है। यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे 50 क्या है, अपर लिमिट है। अच्छा देखो ये जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, जैसे मान लो 10 से 20 है या फिर 40 से 50, ऐसे कुछ भी जो आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट, और दूसरी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। समझ गए। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे पहले वाले सेक्शन में क्या है, पहले वाले लाइन में जो 50 है ये क्या है भाई, ये अपर लिमिट है क्योंकि ये बाद में आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरे वाले सेक्शन में आप लोग देखो तो यही 50 क्या है भाई, यही 50 हमारा लोअर लिमिट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ये इसको मतलब कैसे तो डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग कैसे बताएंगे। अब जैसे मान लो 50 है तो 50 को आप लोग क्या बोलोगे, ये अपर लिमिट है कि लोअर लिमिट है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जब इस तरह का डाटा हमें मिलता है जहाँ पे जो अपर लिमिट है, ठीक है, वो हमें कह सकते हो पहचानना हमारे लिए आसान नहीं हो पाता है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब इसमें हम लोग करते क्या है, अब इसमें हम लोग करते ये हैं कि ये जो 50 होता है, यानी ये जो अपर लिमिट होती है, इसको हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट मानते ही नहीं है, मतलब हम लोग इसको लोअर लिमिट ही मानते हैं। जैसे
अगर मान लो, बहुत सिंपल से समझो, मान लो यहाँ पे 40 से 50 वाले जो पेशेंट हैं वो कितने हैं, 7 हैं। अब मान लो किसी पेशेंट का वेट अगर 50 आया, तो आप लोग उसको किस में रखोगे भाई? आप लोग उसको इस वाले में रखोगे कि इस वाले में? क्योंकि देखो 50 तो यहाँ भी है, 50 तो यहाँ भी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर किसी पेशेंट का वेट 50 है तो उसको हम लोग यहाँ पे इसके अंदर नहीं बल्कि इसके अंदर रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली 50 को हम लोगों ने यहाँ पे ना कैलकुलेट करके यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है कि इसमें जो हमारी अपर लिमिट है उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी देयर इज नो अपर लिमिट। तो बेसिकली यहाँ पे मान लो जो 50 लिखा है, तो यहाँ पे 50 को आप लोग इसके अंदर ना मान के इसके अंदर ही मानोगे, यानी अपर लिमिट देखो होनी तो ये अपर लिमिट चाहिए है ना। यहाँ पे इस बेसिस पे, जैसे भाई जो पहला नंबर होता है वो लोअर लिमिट होता है, दूसरा वाला अपर लिमिट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो 50 है ये अपर लिमिट के अंदर आना तो चाहिए, लेकिन चूंकि ये हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट है जो है ग्रुप्ड का। देखो ग्रुप्ड का सिंपल सा देखो ग्रुप नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव सीरीज का। देखो एक्सक्लूसिव सीरीज आप लोग को पहचानना है तो आप लोग सिंपली समझ जाना कि जो अपर लिमिट होगी, मतलब ये जो दूसरा वाला नंबर होगा, ये आप लोग को दूसरी वाली रो में एज अ फर्स्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ देखने को मिले, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा पार्ट हो जाता है एक्सक्लूसिव का। अब एक्सक्लूसिव में हम लोग करते क्या है कि हम लोग इस 50 को यहां ना मान के यहां मान लेते हैं, यानी यहां पे अगर आप लोग 60 मान लो, किसी का वेट 60 है, तो आप लोग उसको कहां रखोगे, यहां रख के इस वाले में रखोगे, क्योंकि अपर लिमिट हमने मानी ही नहीं, यानी हमने माना ही नहीं कि 50 इसमें है। हालांकि लिखा हुआ है लेकिन हम लोग मानते हैं कि जो 50 है वो इसमें ना होके इसमें आएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझो, मान लो कोई क्लास इंटरवल दिया है 10 से 20, तो यहाँ पे देखिए इस 10 से 20 में हम लोग देखें तो इसमें 10 तो इंक्लूड होगा, लेकिन जो 20 है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 20 क्या है, 20 यहाँ पे अपर लिमिट है और अपर लिमिट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, बल्कि वो किस में इंक्लूड होगी, वो इंक्लूड होगी 20 से 30 में। अब यहाँ पे देखो 20 से 30 वाले में देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 तो इंक्लूड हो जाएगा लेकिन 30 इंक्लूड नहीं होगा। तो 30 किस में इंक्लूड होगा, तो ये आगे का होगा, 30 से 40 वाले में 30 इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि जब हमारा इस टाइप का आ जाता है जहां पे हमारी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो हमें फर्स्ट और सेकंड रो में सेम देखने को मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली रो है उसमें ना मान के उसको बल्कि सेकंड वाली में मानते हैं, यानी लोअर लिमिट को इसमें हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और अपर लिमिट को यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, यानी जो लोअर लिमिट होगी उसी को हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। जैसे 50 अगर होगा तो 50 को हम लोग इसमें नहीं बल्कि इसमें डालेंगे, 60 होगा तो 60 को इसमें नहीं बल्कि इसमें डालेंगे। समझ गए, बहुत ही सिंपल था। अब जैसे इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे अपने एक एग्जांपल से समझें, तो यहाँ पे मान लीजिए आप लोग को ये डाटा दिया गया है। अब इस डाटा में बोला गया कि आप लोग यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव सीरीज का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जब बनाओगे तो आप लोग क्या करोगे, जैसे मान लो एक 40 से 50 बनाए, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो 40 से 50 वाले में अगर आप लोग यहाँ पे देखने जाओ तो 45 किस में है भाई, इसी के बीच में, 48 इसी में होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये जो 50 आप लोगों को दिख रहा है, तो क्या ये 50 आप लोग इसमें रखोगे कि इसमें रखोगे? भाई ये 50 आप लोग यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारा क्या होगा, दूसरे वाले में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग यहाँ पे 50 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अपर लिमिट काउंट नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे 40 से 50 में क्या होगा, सिर्फ 45 आएगा, 48 आएगा, 50 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2। और वही 50 से 60 के बीच में हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 52 इसी के बीच में है, 50, तो यहाँ पे 50 को भी हम लोग इसी के अंदर रखेंगे। अब यहाँ पे और भी आप लोग देखें तो 58, तो 58 भी हमारे इसी के अंदर, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सीरीज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोथ अपर और लोअर क्लास लिमिट हमारी इंक्लूड होती है। अब ये कैसे बनता है, देखो ये आप लोग देखोगे तो आप लोग सिंपली समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा अपर क्लास है और जो लोअर क्लास है ये सेम नहीं होंगे, यानी पहली और दूसरी रो में अपर लोअर क्लास सेम नहीं होगा। जैसे पहली रो क्या है, 10 से 19 है, तो दूसरी 19 से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि 20 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से 29 हो गया, फिर यहाँ पे 30 से 39 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाटा को रखना हमारे थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो 19 है, ठीक है, 19 आया, तो 19 को पक्का है कि हम लोग यहाँ पे इसी में रखेंगे, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 19 को हमें इसमें नहीं इसमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 19 का मतलब है कि 10 से 19 के बीच में जितनी वैल्यू है, चाहे वो खुद 19 ही क्यों ना हो, उसको हम लोग यहाँ पे इसी के अंदर रखेंगे। जैसे मान लो ये हमारा, मान लो मार्क्स अगर निकल के आए हैं, तो इनको अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज के अंदर इंक्लूड करना है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे और उस तरीके से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें तो वही चीज़ है कि जो हमारा 19 है, ठीक है, तो 19 भी हमारा इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, बल्कि ना कि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर देखिए, इसके अंदर तो हमारा 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये वाला हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि अगर हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज का ऑप्शन है तो हम लोग एक्सक्लूसिव बनाते ही क्यों है, क्योंकि भाई इसमें तो कंफ्यूजन होती है ना। जैसे मान लो एक बार 50 आया तो हम लोगों ने चलो मान तो लिया कि हम लोग इसको इसमें ना रख के इसमें रखेंगे, लेकिन हम लोग क्यों ही बना रहे हैं ऐसा। तो देखो इंक्लूसिव के साथ प्रॉब्लम क्या है,
देखो जब तक मान लो हमारा जो नंबर है, ठीक है, वो हमारा इस तरीके से है, ठीक है, कि हमारा मतलब एक प्रॉपर नंबर्स के फॉर्म में है, ठीक है, कि 10 है, 19 है, 20 है, तब तक तो ठीक है कि भाई चलो 19 है तो इसमें रख देंगे, 20 है तो सेकंड वाले में चला जाएगा। लेकिन मान लो अगर जो हमारा डाटा है, ठीक है, वो अगर इस तरीके से आ गया, मान लो डाटा हमारा आ गया 19.5, अब ये 19.5 को आप लोग कहाँ रखोगे? तो आप बताओ भाई, 19.5 के लिए तो यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज में कोई जगह ही नहीं बची, क्योंकि देखो ये क्या है, ये 10 से 19 में खत्म हो जा रहा है, ये 20 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो 19 से 20 के बीच में अगर कोई वैल्यू आई, यानी जो डाटा है अगर वो डेसिमल्स में है, पॉइंट में है, तो अब हम लोग उसको यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज में नहीं रख सकते, जबकि इसी 19.5 को यहाँ पे इसमें रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो अगर हम लोग एक चार्ट बनाए 10 से 20 का, ठीक है, और 20 से 30 का, तो यहाँ पे हमें पक्का पता है कि जो 19.5 है ये यहाँ पे 20 के नीचे है, तो 20 के नीचे है इसका मतलब ये यहाँ पे सिंपली इस वाले में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए दोनों यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझ के होंगे कि इंक्लूसिव में क्या होता है कि हमारा कह सकते हो अपर लोअर लिमिट बहुत ही डिफ्रेंशिएट होता है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। बाकी इसमें क्या होता है कि इसमें जो अपर लिमिट होती है पहली रो की, वही दूसरी रो की लोअर लिमिट बन जाती है। तो हम लोग यहाँ पे अपर वाले को ना काउंट करके लोअर वाले को ही काउंट करते हैं, यानी अगर मान लो 50 आया है तो हम लोग इसको इसमें ना रख के इसमें ही रखेंगे, अगर 60 आया है तो उसको इसमें ना रख के इसमें ही रखेंगे। तो आई होप कि अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी चीजें थी लेकिन थोड़ा सा टाइम देके समझना जरूरी था। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करें अपने ग्रुप्ड, जो हमारा ग्रुप्ड वाला है बेसिकली, जिसमें हमें क्लास इंटरवल देखने को मिलता है, उसके कुछ कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास इंटरवल ही आ जाता है। तो क्लास इंटरवल का मतलब होता है वही रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप लोग को वैल्यू दी है 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, तो यहाँ पे देखो हर एक वैल्यू में कितना कितना गैप है भाई। 10 से 20 में भी कितना है, 10 का ही तो गैप है भाई, 10 में 10 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा। 20 से 30 में भी देखें तो रेंज कितनी है इसकी, 10 ही तो है भाई, 20 में 10 जोड़ोगे 30 आ जाएगा। यहाँ पे भी रेंज कितनी है, 10 ही है, तो यहाँ पे रेंज है वो कितनी है, वो हमारी 10 है। जैसे यहाँ पे मान लो अब अगर ऐसा हो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो अब यहाँ पे रेंज कितनी है, अब यहाँ पे जो रेंज है वो कितनी है भाई, वो तो 5 आ गई ना। तो यहाँ पे देखिए जो रेंज होती है उसी को हम लोग बेसिकली क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। तो इसमें रेंज कितनी है, जैसे 10 से 20 में हमारी 10 है, ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हो जाता है। बेसिकली ये हमारा क्लास विद होता है, बाकी ये आप लोग समझो कि हमारा रेंज होता है, ठीक है, कि रेंज कितना है, 10 से 20 है कि हमारा 10 से 15 है कि 10 से हमारा 30 भी हो सकता है, ठीक है, तो हो सकता है। बाकी जनरली यहाँ पे 10 का ही गैप होता है, बाकी 5 का भी कॉमनली देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या होता है, क्लास लिमिट। तो क्लास लिमिट का मतलब वही, एक हमारी होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट मतलब जैसे मान लो 10 से 20 है तो लोअर लिमिट क्या हो गई 10, अपर लिमिट क्या हो गई 20। अब क्लास विथ की बात करो तो देखिए क्लास विथ होती है हमारी ये चीज। जैसे क्लास विथ का मतलब है कि जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसको हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे यहाँ पे मान लो 10 से 20 है, तो इसकी अगर हमें क्लास विथ निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है 20, लोअर लिमिट क्या है 10, तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 10। तो इसकी विथ कितनी हो गई 10। तो यहाँ पे देखिए इन पूरे रेंज, इस पूरे क्लास इंटरवल की विथ कितनी है 10 है, इसकी पूरे की कितनी है 5 है। अब अलग अलग भी हो सकता है 10 से 20 हो, फिर हमारा हो सकता है सीधे 20 से 40 भी हो सकता है, बट रेयर होता है थोड़ा सा, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होता है, बट नॉर्मली हमें ऐसा ही दिया होता है। अब मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मान लो 10 से 20 है और 20 से 30 है, तो अब 10 से 20 के बीच की वैल्यू क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है। अगर लॉजिकली भी हम लोग सोचे तो हमें पता चल सकता है कि 10 से 20 के बीच में क्या आता है 15 आता है। लेकिन इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लो आप लोग नहीं भी सोच पा रहे हो तो हम लोग क्या करो कि जो लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट कितनी है 10, अपर लिमिट कितनी है 20, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 तो इज इक्वल टू 15। तो सिंपल सा हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो मिड वैल्यू का मतलब होता है कि जो रेंज है इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाती है मिड वैल्यू। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे हमारे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए दो हमारे और भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब कह सकते हो। अब देखो वैसे तो ये ग्रुप्ड के ही पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे इनको थोड़ा अलग से हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्पेशली जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। तो यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द रनिंग। देखो डेफिनेशन से आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिंपली एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लो आप लोगों को एक डाटा दिया गया, ठीक है, जो कि डाटा हमारा कुछ इस टाइप से है। अब इस डाटा का, ठीक है, आप मतलब वही डाटा हमने लिया है, ठीक है, यही डाटा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था बेसिकली
ठीक है, यही वाला डाटा हमने लिया ताकि आप लोग को ऐसा ना हो बार बार अलग अलग एग्जाम्पल समझना पड़े। तो हमने यही वाला डाटा लिया। अब इसी डाटा का मान लो आप लोगों से बोला जाए कि इस डाटा का आप लोग कैलकुलेट करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो भाई, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको एक फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, 40 से 50 को एक तरफ कर दिया, 50 से 60 को एक तरफ, 60 से 70 को एक तरफ, 70 से 80 को एक तरफ। ठीक है, सिंपल। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आएगी, इसकी हमारी 7 है, इसकी हमारी 4 है, इसकी हमारी 5 है, इसकी हमारी 4 है। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है? देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पहली बात दो टाइप की होती है, बट अभी हम लोग यहाँ पे जनरली समझते हैं, ठीक है, बाद में टाइप को देखेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलती है कि आप लोग क्या करो कि जो सब्सिक्वेंट वैल्यूज हैं उनको जोड़ते जाओ। सब्सिक्वेंट वैल्यूज का मतलब क्या है, जैसे मान लो 7 है, जैसे मान लो पहली रो है, तो पहली रो में हमारी वैल्यू कितनी है, 7 ही है, तो इसमें सिंपली 7 लिख दो। अब दूसरी रो की बात करें तो दूसरी रो में आप लोग क्या करो कि दूसरी रो की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग को कैलकुलेट करनी है तो आप लोग क्या करो कि जो पहली रो की फ्रीक्वेंसी और जो दूसरी रो की, इनको दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों को जब आप लोग जोड़ोगे तो पहली की क्या थी, 7 थी, दूसरी की 4 है, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब तीसरी रो में कैसे कैलकुलेट करोगे, तो तीसरी में आप लोग यहाँ पे आप तीनों को जोड़ दो। तो भाई देखो, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया था, 11। तो इसमें आप लोग क्या करो, 11 में अब इसको भी जोड़ दो, तो 11 + 5 = 16। तो तीसरी की कितनी आ गई, 16 आ गई। अब चौथी की निकालोगे, चौथी रो की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे चौथी में आप लोग यहाँ पे चारों, देखो जिस रो की निकाल रहे हो, ठीक है, उस रो के ऊपर की जितनी भी वैल्यूज है उनको जोड़ दो, सिंपल सा है। जैसे मान लो दूसरी रो की निकाल रहे हो तो दूसरी के ऊपर की जितनी भी है जोड़ दो, चौथी का निकाल रहे हो, चौथी से ऊपर जितने भी हैं सबको जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक कितना 16 आया था, तो 16 में 4 जोड़ दो, 20 आ गया। तो यहाँ पे देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, ये हमारा बेसिकली, अब जैसे मान लो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे बताया जाए कि मान लो आप लोगों से पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि 70 से कम जितने बच्चे हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या फिर 70 से कम वेट वाले जितने पेशेंट हैं, जैसे यहाँ पे ये तो हमारा वेट वाला लड़ रहा था। तो मान लो आप लोगों से पूछा जाए कि 70 से कम वेट वाले जो पेशेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो अब आप लोग कैसे बताओगे, तो भाई अब आप लोग क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ के बताओगे ना। तो यहाँ पे देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारा ये सारी चीजें आंसर करने में हेल्प करता है। जैसे 70 से कम में वाले, 70 से कम में देखो 50 से 60 वाला भी आ जाएगा, 40 से 50 वाला भी आ जाएगा, और 60 से 70 वाला तो आ ही जाएगा। देखो यहाँ पे 70 से कम पूछा गया, ठीक है, तो 70 से कम में ये तीनों आ जाएंगे ना। तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी भाई, इन सबको जोड़ोगे तब हमें पता चल जाएगा कि अच्छा 16 पेशेंट ऐसे हैं जिनका वेट हमारा 70 से कम है, ठीक है। और वहीं पे मान लो 80 से कम पूछा जाए तो यहाँ पे फिर सबको जोड़ दोगे तो 20 पेशेंट ऐसे हैं। तो भाई देखिए, टोटल डाटा हमारे पास 20 ही तो है। तो यहाँ पे देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब सभी को आप लोग जोड़ोगे तो हमारा पूरा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझ गए। देखो बहुत सिंपल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो पूरा डाटा होता है उसको एक 1 बाय 1 हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। जैसे पहली रो में 7 है, फिर दूसरी में हम लोग क्या करेंगे, पहली दूसरी को जोड़ देंगे, फिर दूसरी तीसरी को। और क्यों यूज करते हैं तो वो हमारा, आप लोग वो भी समझ गए होंगे कि जब मान लो आप लोगों से डायरेक्टली ऐसे पूछा जाए कि 70 से कम वेट वाले कितने पेशेंट हैं, 80 से कम वेट वाले कितने पेशेंट हैं। अब ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मान लो 60 से ज्यादा वेट वाले कितने पेशेंट हैं, 60 से ज्यादा। तो अब देखो भाई, 60 से ज्यादा तो 60-70 वाला भी है, और 70 से 80 वाले जो पेशेंट हैं वो भी तो 60 से ज्यादा है। तो अब 60 से ज्यादा पूछा गया तो आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसी के बेसिस पे जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके दो टाइप हमारे निकल के आ जाते हैं। पहला हो जाता है लेस देन और दूसरा हो जाता है मोर देन, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान से समझना और इसी वाले एग्जाम्पल से दोनों को समझेंगे। देखो ये क्या है, ये लेस देन और मोर देन क्या है, ये टाइप है इसके। तो टाइप कैसे, देखो अगेन मैंने हो सकता है अभी आप लोगों को कुछ चीजें ना समझ में आ रही हो, बट वही बात है कि जब आप लोग यहाँ पे लास्ट में देखोगे तब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं एक एक करके। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने लेस देन वाले की। तो देखो लेस देन का मतलब क्या होता है, देखो लेस देन वाला मतलब होता है कि इसमें पूछा जाता है इट शोज द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू अ गिवन वैल्यू। देखो ये ना, ये तो बस आप लोग ये समझो कि बस थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी होनी चाहिए। बाकी ये पूरा का पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये न्यूमेरिकल्स और थ्योरी और ये समझने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझना हर चीज। तो मान लो आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग यहाँ पे ये जो टेबल है, ठीक है, इसकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना हो, तो लेस देन का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहली बात तो लेस देन होता है, और लेस देन में हम लोग सबसे पहली बात की जो हमारी अपर लिमिट होती है उसको हम लोग पकड़ते हैं। जैसे मान लो आप लोगों से पूछा जाए कि इस ऊपर वाली रो में लेस देन कैलकुलेट करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो भी है, ठीक है, उसकी ऊपर वाली वैल्यू को पकड़ोगे। जैसे यहाँ पे लेस देन का मतलब है यहाँ पे पहली रो में आप लोग लिखोगे लेस देन 50, दूसरी में आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, 50 लोअर लिमिट है, 60 अपर लिमिट है, और हमें अपर लिमिट को पकड़ना है। तो ये चीज सिंपली समझ जाओ कि लेस वाले में क्या होगा, लेस वाले में अपर लिमिट को पकड़ेंगे, यानी जस्ट उल्टा होता है, लेस वाले में अपर और मोर वाले में लोअर।
अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लोगों से लेस देन का डाटा पूछा गया, तो आप लोग करोगे क्या? सबसे पहले अपना वही बना लोगे। सबसे पहले आपने वेट का चार्ट बनाया, ठीक है, वेट की रो बनाई, फिर आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने एक लेस देन की रो बनाई। अब लेस देन की रो कैसे बनाओगे कि भाई मान लो 40 से 50 है, ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, 50 है, तो हमें लेस देन में क्या करना है, अपर लिमिट को लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे लेस देन 50। फिर दूसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले में भी हमें अपर, देखो अभी आप लोग समझ जाओगे कि अपर लिमिट क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि अपर लिमिट से ही आप लोग पता लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा गया लेस देन 50, तो लेस देन 50 के कितने पेशेंट हैं भाई, 7 पेशेंट ऐसे हैं जिनका वेट हमारा 40 से 50 के बीच में है। तो 40 से 50 का मतलब क्या है कि 50 से कम, तो ये हमारा 7 कितने आ जाएगा, इसी में तो आ जाएगा। अब जैसे मान लो दूसरा वाला आप लोगों से पूछा गया कि दूसरे में क्या आ जाएगा, लेस देन 60, तो लेस देन 60 का मतलब क्या है कि 60 से कम वेट वाले कितने पेशेंट हैं। तो भाई देखिए 50 से 60 के बीच में जिनका वेट है वो भी 60 से कम है, और 40 से 50 के बीच में जिनका वेट है वो भी तो 60 से कम है। यानी 60 से कम में क्या होगा, इन दोनों को हम लोग जोड़ के लिखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा वाला अगर हम लोग देखें तो तीसरा वाला क्या है, 60 से 70, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन 70। तो लेस देन 70 का मतलब क्या है कि 60 से 70 वाले भी लेस देन 70 है ना, और 50 से 60 के बीच में जिनका वेट है उनका भी वेट तो 70 से कम ही है ना, और 40 से 50 वालों का भी तो 70 से कम ही है। यानी इसमें क्या होगा, इसमें हम तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 16। और वहीं पे अगर लेस देन 80 की बात करें तो हम लोग इन चारों को जोड़ देंगे, तो चारों को जोड़ने में कितना आ जाएगा, 20। तो देखो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। समझ गए होगे आप लोग, बहुत सिंपल है। देखो लेस देन का मतलब क्या है, जो भी डाटा आप लोगों को दिया होगा उसकी अपर लिमिट को पकड़ना, और अपर लिमिट को पकड़ के ऐसे यहाँ पे आप लोगों को लिख देना, ठीक है, कि लेस देन 50 कितने हैं, लेस देन 60 कितने हैं, लेस देन 70 कितने हैं, लेस देन 80 कितने हैं। और ये चीज आप लोग देखो अपने दिमाग से भी समझ सकते हो कि भाई देखो लेस देन 60 पूछा है, तो इसमें 60, तो इसमें जो 50 से 60 है वो भी आएंगे, और 40 से 50 भी आएंगे। बाकी नहीं दिमाग लगाना तो सिंपली समझो, जो भी दूसरी रो पूछेगी उसमें आप लोग को पहली रो और दूसरी रो को कैलकुलेट करके लिख देना है। तो ये लेस देन वाला हो गया। अब अगर मोर देन वाले की बात करें तो मोर देन का मतलब क्या होता है, देखो अब मोर देन वाले में हम लोग पकड़ते हैं अपर लोअर लिमिट को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खेल जो है थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसे मोर देन का मतलब है, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो, मान लो आप लोग को यही डाटा दिया गया, अब आप लोगों से पूछे गए कि इसमें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके बताओ। तो मोर देन में आप लोग क्या पकड़ोगे, सबसे पहले पकड़ोगे लोअर लिमिट को। तो अगर पहली रो की बात करें, ये जो पहली रो है इसमें अगर आप लोग देखो तो मोर देन का मतलब है, यहाँ पे आप लोग लिखोगे मोर देन 40। तो मोर देन 40 का क्या मतलब है, मोर देन 40 का मतलब है कि ऐसे कितने पेशेंट हैं जिनका जो वेट है वो मोर देन 40 है। तो अब देखो जिनका भी वेट 40 से 50 है उनका भी मोर देन 40 है, जिनका 50 से 60 है भाई ये भी तो 40 से ज्यादा ही है ना, 50 से 60 के बीच में जिनका वजन है उनका भी वजन 40 से तो ज्यादा है ना, तो मोर देन 40 में ये भी आ गए। अब 60 से 70 भाई ये भी मोर देन 40 में आ गए, क्योंकि मोर देन 40 का मतलब है कि अब 40 से ज्यादा जितना भी है, किसी का वेट 100 हो, 200 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, वो सब आ गए। तो भाई देखिए 70 से 80 वाले भी इसी के अंदर आ गए। यानी अब देखो, अब ये जितने भी हमारे पेशेंट हैं वो सारे के सारे हमारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 40 से ज्यादा तो सभी का वेट है। और सभी पेशेंट कितने हैं टोटल, तो पेशेंट हमारे टोटल हमारे 20 हैं। तो यानी ये 20 के 20 पेशेंट हमारे पहली रो में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग क्या पूछ रहे हैं, मोर देन 40। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिमाग लगाना है, यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं करना है कि भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो सीधे हम लोग यहाँ पे ऐसे 7 को उठा के लिख देंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि पूछा किस तरीके से जा रहा है। तो मोर देन 40 का मतलब है कि 40 से ज्यादा वेट वाले कितने पेशेंट हैं, तो 40 से ज्यादा वेट वाले सारे ही पेशेंट हैं। तो यहाँ पे 20 हमारा इसके सामने आ गया। अब यहाँ पे मान लो आप लोगों से मोर देन 50 पूछा गया, तो मोर देन 50 में देखिए भाई 60 से 70 वाले भी मोर देन 50 हैं, 70 से 80 वाले भी मोर देन 50 हैं, लेकिन क्या 40 से 50 वाले मोर देन 50 में आएंगे। देखो मोर देन 50 का मतलब है कि 50 से ज्यादा वेट कितने पेशेंट का है, तो जिनका भी वेट 40 से 50 है वो 50 से तो कम होंगे, 50 से ज्यादा तो नहीं होंगे। यानी अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहली रो को माइनस करेंगे। देखो इंक्लूसिव लेस देन वाले में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे पहली से प्लस करना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहली से माइनस करना स्टार्ट करते हैं। यानी हमने सबसे पहले यहाँ पे टोटल को जोड़ के लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहली पहली रो को माइनस करते जाएंगे, क्योंकि देखिए अब मोर देन 50 पूछा है, इसमें क्या करेंगे, पहली रो को हटा देंगे। तो पहली रो में कितने पेशेंट आ गए थे, 7। तो इस 7 को हम लोग यहाँ पे इसमें से हटा देंगे तो कितना बचेगा, 13। यानी 13 पेशेंट ऐसे हैं जिनका वेट यहाँ पे 50 से ज्यादा है। देखो ये सब तो एक थ्योरी वाली बात है, ये तो कितना सिंपल है, आप लोग खुद अपना दिमाग लगाओगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो समझने वाला सब्जेक्ट है ये, है ना, इसमें कुछ खास है नहीं। जैसे ये चीज समझने वाली है कि आप लोग खुद से समझ सकते हो कि भाई अगर आप लोगों से पूछा गया है कि 50 से ज्यादा
वेट कितने पेशेंट का है। तो भाई सिंपल सी बात है, जिनका भी वेट 40 से 50 है, तो 40 से 50 कितने लोगों का वेट है, 7 लोगों का। तो ये 7 इसमें थोड़ी आएंगे, इन 7 को हमें इसको माइनस करना होगा, तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। अब वहीं पे अगर आप लोगों से पूछा गया मोर देन 60, तो 60 से ज्यादा वेट कितने पेशेंट का है, तो भाई देखिए 60 से ज्यादा वेट जो है हमारे इन वाले पेशेंट का है और इन वाले का है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को तो जोड़ देंगे लेकिन इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 20 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो चाहे आंसर हमारा इतना आएगा, और चाहे आप लोग इन दोनों को जोड़ दो तो भी आंसर इतना आएगा। और वहीं फिर अगर आप लोगों से मोर देन 70 पूछा गया, तो अब देखिए, अब भाई 70 से ज्यादा तो सिर्फ यहाँ पे 4 ही पेशेंट है, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत सिंपल वे में पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की, क्योंकि मुझे पता है ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आप लोग की ब्रांच का नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मैथ से बिलोंग करते हैं, उनको तो मतलब थोड़ा इजी भी लग रहा होगा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बायो से ही हैं। तो देखिए, आप लोग के लिए मैंने बहुत ट्राई किया है कि चीज़ों को सिंपल से सिंपल रखने का। तो बताइएगा आप लोग की चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बाकी आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो बहुत सिंपल है, समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बात करी अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। तो देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली दो टाइप में कैलकुलेट करते हैं, एक होता है लेस देन, एक होता है मोर देन। लेस देन वाले में हम लोग क्या करते हैं, लेस देन वाले में हम लोग यहाँ पे सबसीक्वेंट वाले को जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले में 7 लिखा तो दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, 7 + 4 = 11, फिर इसको फिर इन तीनों को जोड़ देंगे। अब देखो, ज्यादातर जो आप लोगों को डाटा मिलेगा वो लेस देन वाला मिलेगा, ठीक है। मोर देन वाला बहुत कम ही मिलता है। अब देखो, ये लेस देन मोर देन है ना, ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए बता दिया, बाकी ज्यादा ये लिखा नहीं रहता है। आप लोग ये समझो, ज्यादा अगर आप लोगों को कभी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को बोला गया, तो आप लोग को लेस देन वाला ही कैलकुलेट कर लेना है। मतलब पहले आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग ये वाला लिखोगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखोगे, फिर इन तीनों को, फिर इन चारों को। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे सिंपल सा लिखना है। तो ये हमारा हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप कि आप लोग समझ के होगे। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब देखो, रिलेटिव का क्या मतलब होता है, रिलेटिव का सिंपल सा मतलब है कि एक को दूसरे से रिलेट करना। तो अब अगर हम लोग मान लो इसी वाले डाटा को, ठीक है, इसी वाले डाटा को जो है अपना इस वाले को नहीं, बल्कि अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा डाटा लेते हैं। देखो, ये फॉर्मूला हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे मान लो आप लोगों से, मान लो एक बीफार्मा का टीचर है, उसने यहाँ पे 10 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए। तो उसने देखा कि 10 से 20, ठीक है, मतलब कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो मार्क्स है वो 10 से 20 के बीच में, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स यहाँ पे 20 से 30 के बीच में, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स यहाँ पे 30 से 40 के बीच में है, और एक बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स यहाँ पे 40 से 50 के बीच में है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल भाई सिंपल सी बात है, उसने 10 ही स्टूडेंट का तो कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे 10 हो गया। और मार्क्स कितने कितने आए, तो 2 के 10 से 20 के बीच में आए। अब वो बात की बात है, हो सकता है 22 आए हो, 23 आए हो, ठीक है। 10 से 20 के बीच में 2 बच्चों के हैं, 20 से 30 के बीच में 3 बच्चों के हैं, यानी 3 बच्चों के मार्क्स यहाँ पे 20 से 30 के बीच में। देखो, समझना होगा आप लोगों को, ठीक है, रट्टा मारने से कुछ हो नहीं पाएगा, इसको देख के समझना होगा। फील मतलब क्या मतलब, थोड़ा समझो, ठीक, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो अब अगर यहाँ पे मान लो आप लोगों से हर एक का, ठीक है, हर एक लाइन का मान लो आप लोगों से पूछा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। यानी मान लो इस क्लास की, ठीक है, फर्स्ट वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई, तो आप लोग क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 10। यानी कि अगर आप लोग सिंपली समझो, मान लो आप लोगों से पूछा गया कि जो 10 से 20, 10 से 20 के बीच में जितने स्टूडेंट्स का मार्क्स हैं, उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। देखो, फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। तो इस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो टोटल कितनी है 10। तो इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2। तो यहाँ पे देखिए, इसकी हमारे यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आई, पहले वाली रो की 0.2। अब देखो, यहाँ पे मान लो इसी का परसेंटेज आप लोगों को निकालना हो, तो आप लोग कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा देखिए, इफ मल्टीप्लाइड बाय 100 इट बिकम्स परसेंटेज। यानी देखो, जो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आई, अगर आप लोग इसका परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो जो भी वैल्यू निकल के आए उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा परसेंटेज भी निकल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे इस वाले टेबल से देखो, तो इस वाले टेबल से क्या होगा कि हमारा जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी निकल के आएगी। भाई देखो, पहली वाले की कितनी आएगी 0.20 या फिर 0.2,
ठीक है। और दूसरी वाले की कितनी निकल के आएगी हमारी यहाँ पे 0.30, फिर हमारा यहाँ पे चौथी वाले की तीसरी वाले की कितनी आएगी 0.40 और चौथी वाले की 0.10, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसी को अगर परसेंटेज में करना है तो इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से क्या होगा भाई 0.20 को 100 से करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 0.30 को करोगे तो 30 आ जाएगा, 0.40 को 40 आ जाएगा, 0.10 को 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब क्या है कि हर एक क्लास की हम लोग यहाँ पे बेसिकली रिलेटिव की दूसरी क्लास से या फिर पूरी क्लास से रिलेट करके कितना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए, बहुत ही सिंपल है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी निकल के आई एक क्लास की उसको यहाँ पे टोटल से जो है डिवाइड कर दो तो वो हमारा आ जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसी को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ जाता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे परसेंटेज का मतलब क्या है, जैसे मान लो 10 से 20 का 20% निकल गया, यानी कि क्या है, यानी 20% क्लास में 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 10 से 20 के बीच में है। जैसे इसका निकालोगे तो 30 आएगा, तो यानी 30% बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स यहाँ पे 20 से 30 के बीच में है। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आप लोग के लिए थोड़े सिंपल ही रखे हैं, बाकी थोड़ा कभी कभी टिपिकल भी आ जाता है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अभी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल रखे थे। तो देखिए इस वीडियो को अगर आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है, तो अब आप लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पे जरूर करके मुझे आंसर बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे इस डाटा को क्या करोगे, अरेंज करोगे, ठीक है, अरेंज करोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में। और उसके बाद आप लोग को पता लगाना है कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोग को बताना है जो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट लास्ट में कैलकुलेट करके निकल के आएगी लास्ट वाली, वो कितनी है। तो ये चीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और बाकी देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आगे। और अगर आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं समझ में आई या फिर कुछ चीज़ें आप लोग जहाँ तो चेंजेस करवाना चाहते हो, ठीक है, या फिर कुछ आप लोग को मतलब जो भी है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।